इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। और साथ में वैसे विद्यार्थी जो मेरे चैनल के माध्यम से अध्ययन करने के बावजूद उन्हें काफ़ी संतुष्टि मिल रही है, और संतुष्टि के साथ साथ जब वो कमेंट करते हैं, कमेंट के माध्यम से मुझे अपनी बातों को यहाँ रखते हैं, जितने संतुष्ट होते हैं उतनी बातों को रखते हैं, उससे मुझे भी काफ़ी संतुष्टि मिलती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो यह चैप्टर, आज का जो इंग्लिश ग्रामर का यह हिस्सा है, आज का जो पार्ट है, इस पार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में ऐसे वॉइस के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और वॉइस जैसे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें वॉइस से परेशानी होने लगती है, वॉइस समझने में दिक्कत होता है, बहुत लोगों को समझ में आता है लेकिन फिर भी वो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो मैं आज प्रयास यह करने जा रहा हूं कि किसी भी तरह की कन्फ्यूजन होते हैं, किसी भी तरह की परेशानियां आती है, उन तमाम परेशानियों से आप वंचित रहेंगे। आपको बहुत ही सरल भाषा में, सरल लैंग्वेज में आपको मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा। वॉइस को कैसे मैं एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा बस इत्मीनान से धैर्य बनाकर आप सुनते रहेंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरी गारंटी है कि आप वॉइस को एक बार सुनने के बाद, एक बार देखने के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और मैं चाह रहा हूँ कि आप को यदि ये वीडियो पसंद आता हो और बेहतर लगता हो तो आप निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों को भी शेयर करके उसे समझाने का प्रयास करें, उसे दिखाने का प्रयास करें। क्योंकि मेरी ये सोच आप लोगों के हर एक बच्चों, यानी कि जो भी आप यदि अभिभावक हैं या यदि आप छात्र हैं, तो किसी भी रूप में यदि हैं, तो आपके माध्यम से भी मेरी बातें हर एक लोगों तक पहुंचे, यह मेरी सोच है। क्योंकि मैं इसी उम्मीद के साथ आप लोगों के बीच में यह काम करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे आप वॉइस के बारे में समझते हैं कि वॉइस, व्हाट इज वॉइस, वॉइस क्या होता है, इस पे हम समझेंगे, कुछ बातों को देखेंगे कि वॉइस का मतलब आप समझ रहे हैं। वॉइस हिंदी में यहां लिखे हैं कि वॉइस का मतलब वाच्य होता है, वॉइस का मतलब होता है वाच्य। तो अब सीधे शब्दों में से समझे कि वॉइस, वॉइस माने आवाज, आवाज समझ रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए कि मैं जो बोल रहा हूं, मेरे मुख वाणी से जो भी, मेरे माउथ से जो साउंड्स निकल रहे हैं, जो आवाजें निकल रहे हैं, उसी को तो वॉइस बोलेंगे। वॉइस बोलने के जो शब्द है, या वॉइस का मतलब कि मेरी वॉइस, जैसे हम कहेंगे कि मेरी वॉइस लाउडली है या मेरी वॉइस स्लो है, क्या मेरे बोलने की आवाज जो है तेज है या मेरे बोलने की आवाज धीमे है, यह क्या है कि वॉइस है, ये आवाज है। ऐसे अगर हम जब ग्रामर के रूप में देखते हैं यहाँ वॉइस के बारे में, तो वॉइस में देखेंगे कि वॉइस को जैसे ही हम यहाँ चेंजिंग करते हैं तो इसमें दो बातें आता है, इसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट होता है आपका जिसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। और दो भागों में, जैसे एक में हो जाता है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा आपका हो जाता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, इसमें आप देखेंगे कि एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है। एक्टिव का मतलब होता है, यहां इसको हम हिंदी में अगर कहें तो इसको हम कर्तृवाच्य कह सकते हैं, कर्तृवाच्य। और पैसिव का मतलब अगर हम समझें तो पैसिव को यहां हम सीधे शब्दों में इसे कर्मवाच्य कह सकते हैं। तो अब देखें यहां एक्टिव और पैसिव में, खासकर यहां एक्टिव को कर्तृ कहा गया और पैसिव को क्या कहा गया, यहां कर्म कहा गया। तो एक्टिव और पैसिव में, यानी कि कर्तृ और कर्म में आप यहां अंतर अगर करते हैं कि कर्तृ क्या होता है, कर्म क्या होता है, एक्टिव किसे कहते हैं, पैसिव किसे कहते हैं, इसका अगर डिफिनेशन के रूप में हम देखेंगे, इसका डिफिनेशन देखेंगे तो अलग अलग ढंग से समझ सकते हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझेंगे। अगर हम एक नंबर में देते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है, तो एक्टिव वॉइस में अगर हम समझते हैं एक नंबर में कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो इसके लिए हम सीधे यहां क्या करेंगे, एक नंबर एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब जैसे यहां लिखाया गया कि कर्तृवाच्य, तो कर्तृवाच्य में क्या होता है कि वैसे सेंटेंस, सीधे आप जाने ऐसे कि वैसे सेंटेंस जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, जिसमें सब्जेक्ट प्रधान वाक्य होता है, वैसे वाक्य को हम कर्तृवाच्य कहते हैं। द सेंटेंस, यहां जैसे हम डिफिनेशन से इसका देंगे कि कर्तृवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस, तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस कहते हैं। उसे
कर्तृवाच्य, अर्थात उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी इसके उदाहरण में अगर हम देखते हैं तो उदाहरण में क्या पाएंगे, उदाहरण में अगर हम देते हैं यहां एज आई रीड ए बुक, एज आई रीड ए बुक, तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि जैसे में अगर मैंने दिया यहां कि आई रीड ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, यानी कि यहां सीधा है कि यहां पुस्तक पढ़ने वाला कौन है, मैं हूं। मैं नहीं होता तो यहां पुस्तक पढ़ने का काम नहीं होता, यानी मेरी प्रधानता है यहां पे, मैं प्रधान हूं क्योंकि मेरे द्वारा, मेरे माध्यम से यह पुस्तक पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये पुस्तक पढ़ने का काम जो हो रहा है, यदि मैं नहीं होता तो ये पुस्तक नहीं पढ़ा जाता। इस तरह के सेंटेंस आपको बोध करा रहा है। फिर इसके बाद अगर देखते हैं दूसरे यहां परिभाषा के रूप में, यानी पैसिव के रूप में देखते हैं, तो पैसिव में देखेंगे आप 2 नंबर में जैसे पैसिव वॉइस होता है, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। यानी कर्मवाच्य का मतलब पैसिव वॉइस कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे यहां कर्म की प्रधानता कैसे हो रही है। इसके पहले मैंने देखा कि यहां कर्ता की प्रधानता हो रही है, फिर देख रहे हैं कि कर्म की प्रधानता हो रही है। तो कर्म की प्रधानता किस प्रकार से होगी, अगर ऐसे शब्दों को हम देखेंगे, ऐसे वाक्य में देखेंगे कि कैसे कर्म की प्रधानता होती है, तो इसी सेंटेंस को अगर हम पैसे में चेंज करते हैं, जिसका रूल हम आगे दिखाएंगे आपको कि इसको पैसे में चेंज करते हैं, तो एज में यहां उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि जैसे ए बुक है तो ए बुक इज रीड बाय मी, अगर हम लिखते हैं यहां ए बुक इज रीड बाय मी, तो यहां क्या होगा कि ए बुक इज रीड बाय मी, तो इसमें आप सीधे शब्दों में देखेंगे कि ए बुक इज रीड बाय मी, यानी कि इसमें एक पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, एक पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा काम किया जा रहा है। और मेरे द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, तो पढ़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रधान क्या हो गया कि एक पुस्तक नहीं होता तो मैं पढ़ने का काम नहीं करता। तो यहाँ पे सीधे शब्दों में आप देखें कि यहाँ पे जो प्रधान हुआ, यहाँ जो प्रधानता की बात आई, यहाँ ए बुक प्रधान हो गया, यानी कर्म की प्रधानता हो गई, यहाँ कर्म यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो गई, इसलिए इसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। यानी वैसे सेंटेंस जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, वैसे सेंटेंस को हम कर्मवाच्य कहते हैं, यानी कर्म प्रधान वाक्य हो गया। और जहां पे कर्ता की प्रधानता हुई उसे हम कर्तृवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस कहेंगे। तो एक्टिव और पैसिव का मतलब तो आपने देख लिया कि एक्टिव का मतलब क्या हुआ, पैसिव का मतलब क्या हुआ। अगर इसी में हम देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव में जब परिवर्तन की बात आता है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने की बात, तो हम चेंज करेंगे कैसे। जैसे इसके पहले हम लोगों ने टेंस के बारे में अध्ययन किया है, टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। टेंस के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि टेंस के बारे में हम लोगों ने देखा है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने अध्ययन किया है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। इसके ठीक पहले वाले सीरीज में हम लोगों ने इसको अध्ययन किया था। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टेंस जो 3 प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे पहले आपका प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा आपका पास्ट टेंस होता है, और तीसरा आपका क्या होता है कि फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो होता है, इसमें जैसे ही ट्रांसलेशन बनाने की बात आया तो उसमें हमने बताया था कि 4-4 इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। ट्रांसलेशन बनाने के 4-4 नियम होते हैं, आपने देखा था इसमें। अगर नहीं देखे होंगे तो पीछे के सीरीज में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैक वाले पूरे देख सकते हैं। कभी भी आप देखना चाहें देख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ कि जैसे टेंस के 3 प्रकार हुए, तीनों के 4-4 प्रकार हुए। तो 4-4 प्रकार में आपने देखा, यहाँ आपने पाया कि 12 आपके टेंस के रूल हो गए, 12 नियम हो गए। उसी तरह से इसमें भी यह 3-3 प्रकार के अगर हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ 3 टेंस जो होते हैं, 3 टेंस में सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस में आपका क्या हो जाता है, प्रेजेंट में आपका 3 हो जाता है, पास्ट में आपका 3 हो जाता है, और फ्यूचर में आपका क्या हो जाता है
ये फ्यूचर की बात करेंगे तो इसमें 2 हो जाता है। तो यानी कि 3 प्रेजेंट में, 3 पास्ट में और 2 फ्यूचर में होता है, यानी कुल मिलाकर आपके 8 रूल हो जाते हैं, 8 नियम हो जाते हैं। और इस तरह से 8 नियमों के आधार पर हम वॉइस का चेंजिंग करते हैं। उसके बाद का जो वॉइस कुछ और भी होते हैं जिसे हम आउट ऑफ वॉइस कहते हैं, लेकिन हम कुल मिलाकर 8 नियमों का यहाँ पे जिक्र करेंगे। अभी 8 नियमों के बाद आउट ऑफ वॉइस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल में हम लोग 8 नियमों को एक साथ देखने का प्रयास करें, ताकि इसे हम अलग अलग नहीं रखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक में यह बना रहेगा और एक में बना रहेगा तो आप आसानी से इसको कभी भी एक बार में देखें, 2 बार में देखें, आगे बढ़ा के पीछे करके आप देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो 8 नियमों के बारे में हम बारी बारी से आपको समझाएंगे कि प्रेजेंट टेंस के जो 3 होते हैं, पास्ट टेंस के 3 और फ्यूचर के 2, यानी कि 12 आपके टेंस के 8 जो वॉइस हो गए, 8 को अलग अलग देखेंगे। जिसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस का जो सबसे पहला टेंस है कि प्रेजेंट टेंस में 3 जो होते हैं, तीनों का हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं कि तीनों में एक बार हम यहाँ नियम लिखा देते हैं और उस नियम के आधार पर हम स्ट्रक्चर के साथ भी जोड़ देते हैं। और नियम एक बार देख लेंगे तो स्ट्रक्चर के आधार पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से बहुत कम समय में इसको समझ पाएंगे। जैसे अगर हम देते हैं कि सबसे पहला नियम है कि प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, कि इसको अगर हम 1 नंबर हाउ टू यहां लिखते हैं, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। तो इसका रूल नंबर 1 में अगर देखेंगे यहां कि रूल नंबर 1 में एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए निम्न नियमों का प्रयोग किया जाता है, निम्न नियमों का प्रयोग किया जाता है। जिस निम्न नियम में 1 नंबर में आप लिखेंगे, यहां 1 नंबर में आपका होगा, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। मैं इस नियम को इसलिए आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको आसानी से आसान शब्दों में इसको समझने का प्रयास करा रहा हूं और आपको एक काम दे रहा हूं कि काम के रूप में आप ऐसे करेंगे कि यदि संभव हो सके तो आप इसे नोटबुक पे भी, इसीलिए मैं ऐसे लिख के एक बार मैं लेके आपको वीडियो के रूप में दिखा देता, लेकिन मैं साथ में लिखा रहा हूं ताकि आप चाहे तो कॉपी पे भी अपने नोटबुक पे साथ साथ लिख सकते हैं। दूसरा इसका नियम क्या होगा, इसके बाद एक्सुअलरी वर्ब में आपका क्या होता है, इज एम आर का प्रयोग जो करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आपका जो बनेगा, आप समझ रहे हैं टेंस के हिसाब से कि किसमें इज, किसमें एम, किसमें आर लगेगा। तो एक्सुअलरी वर्ब यानी इज एम आर का प्रयोग करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, 3 नंबर इसका रूल नंबर 1 का तीसरा इसका पॉइंट। इसके बाद क्या करेंगे, वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। वर्ब 3 क्योंकि वॉइस बनाने के क्रम में क्रिया का कभी भी तीसरा रूप का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही पैसिव में बदलते हैं तो क्रिया का तीसरा रूप का ही इस्तेमाल करेंगे, वर्ब 3 का इस्तेमाल करेंगे, तो वर्ब 3 का यहाँ यूज करेंगे। चौथा में क्या होगा, इसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपको क्या करने हैं, इसके बाद 5वां जो इसका प्रकार है, इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा शुरू में, तो सब्जेक्ट को अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। यानी जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को किस में बदल देंगे, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। अगर इसी को स्ट्रक्चर के रूप में हम लिखना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर के रूप में हम क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर के रूप में जब लिखेंगे तो इसमें हम पाएंगे स्ट्रक्चर में कि जैसे यहां हम स्ट्रक्चर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं,
एक नंबर स्ट्रक्चर आपका है जो अफर्मेटिव के रूप में है। सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे प्लस इज एम आर का प्रयोग करेंगे प्लस V3 का प्रयोग करेंगे प्लस बाई का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सीधा सा बस फार्मूला है, सीधा से फार्मूला के आधार पर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से भी वॉइस का चेंजिंग कर सकते हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप वॉइस को इतना आसानी से समझ लेंगे कि ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, इतना मुझे विश्वास है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देते हैं यहाँ एज इसी पे बनाने के लिए कि आई राइट ए लेटर। अब देखिए इसको कैसे हम एक्टिव से पैसिव में बदलें, क्योंकि एग्जाम्पल जो है आपका यह एग्जाम्पल एक्टिव में मौजूद है और इसको हम पैसिव में जब बदलेंगे तो पैसिव में बदलेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले आप देखेंगे नियम को कि इसमें सबसे पहले क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है, देख रहे हैं यहाँ ऑब्जेक्ट ए लेटर है, तो ए लेटर को मैंने लिख दिया पहले, ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए लेटर सब्जेक्ट जब बन गया तो हम देखेंगे कि लेटर कितना है, 1 है 2 है 3 है, यानी सिंगुलर नंबर में है। ए लेटर यानी एक पत्र की बात हो रही है, तो एक पत्र की जब बात हो रही है तो सिंगुलर नंबर में है। तो सिंगुलर नंबर के साथ आप जानते हैं कि इज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ इज का प्रयोग करेंगे। इज एम आर में से एक तो आपने लगा दिया, जैसे मैंने यहाँ दूसरे नियम में लिखा है कि इसके बाद एक्सक्लूसिव वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो इज एम आर में से तो इज का प्रयोग मैंने किया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद स्ट्रक्चर में देखेंगे V3, स्ट्रक्चर में क्या है, इसके बाद V3 का प्रयोग है। जैसे मैंने लिखा है कि इसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, तो V3 में जैसे यहाँ देखेंगे कि राइट है, राइट वर्ब है, तो राइट वर्ब का V3 क्या होता है, तो इसका जैसे ही हम V3 बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये रिटेन हो जाएगा। वर्ब 3 क्या होगा आपका, रिटेन हो जाएगा। इसके बाद स्ट्रक्चर में बाई है तो मैंने बाई लिख दिया, कोई इसमें चेंजिंग नहीं करना है, जैसे बस नियम है वैसे उतारते जाना है। इसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, तो बाई का प्रयोग मैंने किया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, तो सब्जेक्ट देखेंगे कि क्या है, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, तो आई है, सब्जेक्ट देख रहे हैं आई है। तो आई को जब हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई का ऑब्जेक्ट आपको जानना चाहिए कि मी हो जाता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि मी होता है। कुछ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में हम कैसे बदलेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे आई का मी हो जाता है, यू जो होता है यू का यू हो जाता है, यू का यू रह जाता है, ही रहेगा इसका हिम हो जाता है, इसी तरह सी रहेगा इसका हर हो जाता है, समझ रहे हैं। उसी तरह से यहाँ अगर दे रहेगा तो दे का क्या ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो देम हो जाता है। अगर वी सब्जेक्ट रहेगा तो इसका अस हो जाता है। इसके बाद अगर कोई मान लीजिए ईट रहेगा तो ईट का ईट ही रह जाता है, या कोई सब्जेक्ट नेम रहेगा, किसी का नेम रहेगा तो नेम में नेवर चेंज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, या नेम का नेम ही रह जाता है, कोई भी नाम रहे वह नाम का नाम ही रह जाता है। तो आपने देखा कितना आसानी से मैंने इस अफर्मेटिव को चेंज किया। इसी तरह से अगर इसी का यानी पहला रूल है 8 रूल में से, यानी 8 रूल आपका है, 8 रूल में से मैंने सबसे पहला रूल आपको दिखाया। अब इसी रूल का निगेटिव बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। अब इतने लंबे रूल को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें और स्ट्रक्चर के इस्तेमाल के साथ आप देख सकते हैं कितना आसानी से कि इसका निगेटिव अगर हमें बदलना हो तो निगेटिव बदलने के लिए स्ट्रक्चर बस आप लिखेंगे और स्ट्रक्चर के हिसाब से आप बनाते चलेंगे कि जैसे यहाँ निगेटिव रूल में आपका क्या हो गया कि सब्जेक्ट का तो इस्तेमाल करेंगे प्लस इज एम आर जो है इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप निगेटिव बना रहे हैं तो निगेटिव में नॉट का इस्तेमाल तो करेंगे ही, नकारात्मक है तो इसमें नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद V3 का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद बाई तो होगा ही, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट होने के बाद बस आपका कंप्लीट निगेटिव। और कंप्लीट निगेटिव में आप देखेंगे कि जैसे अगर इसी पे हम कोई नकारात्मक आपको सेंटेंस देते हैं तो उस नकारात्मक सेंटेंस में आप पाएंगे यहाँ कि नकारात्मक सेंटेंस में निगेटिव जो सेंटेंस होगा उस नेगेटिव सेंटेंस में अगर मैं यहां दे रहा हूं कि यू डू नॉट, क्योंकि मैं प्रेजेंट टेंस में प्रयोग कर रहा हूं तो प्रेजेंट टेंस में डू डज का प्रयोग होता है। नेगेटिव में यू डू नॉट बाय बुक, यू डू नॉट बाय बुक, देख रहे हैं यहां। तो यहां बुक में हम एस भी लगा सकते हैं, यू डू नॉट बाय बुक्स, यह आपका एक्टिव हो गया। और इसी एक्टिव को जब से हम पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव में बदलने के लिए हम सीधा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ स्ट्रक्चर में दे रखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट कौन सा है, जैसे मैंने लिखाया था नियम में कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स है, तो इस बुक्स को मैं सब्जेक्ट में बदल दिया, बुक्स हो गया, यह सब्जेक्ट बन गया।
जैसे ही मैंने बुक्स लिखा, तो बुक्स लिखने का मतलब आप देख रहे हैं कि बुक्स जो है सिंगुलर नहीं है, यहाँ बुक्स क्या है, प्लुरल है। तो बुक्स जब प्लुरल है तो प्लुरल के साथ आप जान रहे हैं कि आर का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर के साथ इज का इस्तेमाल करते हैं, तो बुक्स के साथ आपने आर का इस्तेमाल किया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद स्ट्रक्चर में नट है तो मैंने नट का इस्तेमाल किया, नट का यूज हुआ। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ V3 का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ वर्ब क्या है, बाई है, और बाई का V3 क्या होता है, तो बाई का जैसे V3 का इस्तेमाल करेंगे तो बाउट हो जाएगा, देख रहे हैं, बाउट। और इसके बाद बाई है तो मैंने बाई का पर यूज किया। इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी कि यू जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट आप क्या करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा था कि यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो यू का ऑब्जेक्ट आपने देखा कि यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो यू का ऑब्जेक्ट यू हुआ, आपका नेगेटिव कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि निगेटिव के बाद, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ, इंट्रोगेटिव अगर बनाना चाहते हैं इसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही, तो इंट्रोगेटिव कैसे आप चेंज करेंगे, तो इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं कि सबसे पहले एक्चुअली वर्ब का इस्तेमाल होता है, जो मैं पहले भी टेंस के रूप में भी दिखाया था कि सबसे पहले आप एक्चुअली वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो एक्चुअली वर्ब इसमें क्या है इंट्रोगेटिव में, तो एक्चुअली वर्ब आपका इज है, एम है एंड आर है, देख रहे हैं, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, V3 का यूज करेंगे, उसके बाद बाई का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, बस आपका हो गया। और लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स तो यूज करेंगे ही, ये तो आपका नेसेसरी होता है। तो इस तरह से आपने यहाँ नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स सेंटेंस के लास्ट में किया, तो आप देखेंगे कि जब इस पर हम सेंटेंस दे रहे हैं आपको, तो इस सेंटेंस के माध्यम से आप पाएंगे कि जैसे अगर हम यहाँ यूज कर रहे हैं कि यूज के रूप में हम दे रहे हैं कि डू यू प्ले बॉल, डू यू प्ले क्रिकेट, बॉल छोड़ दीजिए, डू यू प्ले क्रिकेट मैंने दे दिया, तो डू यू प्ले क्रिकेट यहां हम सबसे पहले एक्चुअली वर्ब में इज एम आर में से प्रयोग करेंगे, और इज एम आर में से क्या करेंगे कि देखेंगे क्रिकेट, तो क्रिकेट एक खेल है, और क्रिकेट जैसे क्रिकेट का हिंदी क्रिकेट खेल होता है, क्रिकेट का हिंदी झिंगुर भी होता है, तो झिंगुर की बात नहीं हो रहा है, प्ले यानी खेलने की बात हो रहा है। तो यहाँ क्रिकेट जो खेल है, यहाँ हम सबसे पहले क्रिकेट जो है इसको समझेंगे कि ये क्रिकेट सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो क्रिकेट खेल जो होता है वह एक ही खेल होता है, एक प्रकार का खेल है, या सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ आप यहाँ इज एम आर में से इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट के रूप में आपका क्रिकेट हो गया, आपने क्रिकेट लिखा। इसके बाद आप क्या करेंगे, V3 का प्रयोग करेंगे, तो V3 में आपका क्या है, जैसे V3 में देखेंगे कि प्ले है, तो प्ले का तीसरा रूप आपका यानी V3 क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। उसके बाद बाई है तो मैंने बाई का यूज किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो क्या होगा, यू ही होगा। और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का मैंने यूज किया। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव भी खत्म हो गया। ठीक इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोनिगेटिव का प्रयोग करना, तो इंट्रोनिगेटिव का प्रयोग करेंगे, तो इसमें क्या देखेंगे, इंट्रोनिगेटिव में आपका बस स्ट्रक्चर वही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा, क्योंकि इंट्रोनिगेटिव जब होगा तो इंट्रोनिगेटिव में आप पाएंगे कि सबसे पहले एक्चुअली वर्ब का यूज करेंगे, डू डज जो है इसके जगह पर आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे, प्लस आप सब्जेक्ट का तो यूज करेंगे ही। इंट्रोनिगेटिव यानी इंट्रोगेटिव और प्लस निगेटिव दोनों का यूज करना है, तो यहाँ निगेटिव के रूप में आप नट का यूज तो करेंगे, निगेटिव आ गया इसमें, इंट्रोगेटिव के साथ आपका निगेटिव भी ऐड हो गया, तो यहाँ नट का भी यूज करेंगे, प्लस इसके बाद V3 का यूज करेंगे, उसके बाद आप बाई का यूज करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और इंट्रोगेटिव भी जुड़ा है, तो इंट्रोगेटिव जब साथ में है तो आप नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का यूज करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके बाद अगर हम इस पर सेंटेंस देते हैं, आपको सेंटेंस के रूप में यदि दिया जाता है कि डू राध यानी डज राधिका नट डू दिस वर्क, नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स हमने दिया। यानी इसका मतलब देख रहे हैं कि यह जैसे आपका एक्टिव में है, तो एक्टिव में आपका क्या है कि डज राधिका नट डू दिस वर्क, यानी कि यहाँ क्या राधिका ने
क्या राधिका इस काम को नहीं करती है, यानी क्या राधिका इस काम को नहीं करती है। तो यहाँ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इस जमार में से हम देखेंगे कि यहाँ दिस वर्क जो है, यह काम जो है सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ आप इज का यूज करेंगे। तो इज का यूज करेंगे, जैसे पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में चेंज करने के लिए आप इज का यूज करेंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, तो सब्जेक्ट की जगह पर दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसको सब्जेक्ट बना दिए दिस वर्क, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप क्या करेंगे, नट का यूज करेंगे। तो नट जैसे आपके स्ट्रक्चर में है, नट का यूज मैंने किया। इसके बाद आप V3 का यूज करेंगे। तो डू जो है यह वर्ब है, और इस डू वर्ब को जब हम बनाएंगे V3 में तो ये डॉन हो जाएगा। डू वर्ब जो है ये डॉन में चेंज हो जाएगा। इसके बाद बस बाई का यूज करेंगे, तो बाई यूज हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट में राधिका है। राधिका को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये राधिका भी राधिका के रूप में ही रह जाएगी, क्योंकि नेम जो होगा कभी भी चेंज नहीं होता है। इसके पहले भी मैंने बताया था कि नेम नेवर चेंज, ये कभी चेंज नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि नोट ऑफ इंडोकेशन मार्क्स है, तो मैंने नोट ऑफ इंडोकेशन मार्क्स का यूज किया। अब देखें कितना आसानी से आपने यह सबसे पहला जो वॉइस का रूल है, इसका आपने अफर्मेटिव, आपने निगेटिव, आपने इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव, ये चारों को आपने चेंज कर लिया। ठीक इसी तरह से जब दूसरे नियम का हम यूज करेंगे, दूसरे नियम में देखेंगे कि यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। प्रेजेंट टेंस का जैसे 3 था, उसमें का एक हमने देखा। अगर हम दूसरे का देखते हैं तो दूसरे में अगर हम यहाँ पाएंगे कि दूसरे का भी स्ट्रक्चर के रूप में हम देखेंगे कि 8 नियमों में। अब हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं। जो रूल नंबर 2 है, तो रूल नंबर 2 में हम क्या पाएंगे कि रूल नंबर 2 में जैसे दिया गया है, बस स्ट्रक्चर में आपको चेंजिंग करने हैं। स्ट्रक्चर में क्या चेंजिंग करने हैं कि इसमें डू डज का यूज होता था, नेगेटिव में डू डज का यूज होता था, इंट्रोगेटिव में डू डज का यूज होता था, लेकिन इसमें डू डज नहीं होगा, इज एमआर रहेगा। क्योंकि दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस जो होता है, इस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में जैसे आप देखेंगे कि इसमें हम लिखेंगे रूल नंबर 1 में अफर्मेटिव के रूप में। अफर्मेटिव जो होगा, अफर्मेटिव के रूप में आप पाएंगे यहाँ कि 1 नंबर में आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर का प्रयोग करेंगे, प्लस इज एम आर के बाद आप एक नया शब्द यहां लाएंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। नया शब्द आपका होगा बीइंग, इस बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप V3 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप बाई का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। बाकी सब तो चेंज है, जैसे बाकी सब बिल्कुल आपके प्रथम नियम के ही समान है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें बीइंग का यूज मैंने एक नया जोड़ दिया है। जैसे एग्जाम्पल में हम देते हैं यहां कि यू आर रीडिंग ए लेटर, मैंने दे दिया यहां सेंटेंस के रूप में। जो एग्जाम्पल में आपका ये एक्टिव है, एग्जाम्पल में क्या है आपका एक्टिव है, तो एक्टिव को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो थोड़ा सा चेंजिंग, यानी पहले नियम से दूसरा नियम थोड़ा सा चेंजिंग होगा, क्योंकि इसमें इज एम आर पहले से लगा हुआ है। आप बस टेंस को समझेंगे, सेंटेंस को समझेंगे कौन किस नियम का है, उस नियम के आधार पर आप चेंज करेंगे। तो इसमें जैसे हम सबसे पहले जब पैसिव में चेंज करेंगे, तो पैसिव में चेंज करने के क्रम में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेगा आपको एक ए लेटर। तो ए लेटर को हमने लिख दिया, सीधा है ए लेटर को मैंने लिखा। और ए लेटर लिखने के बाद हम यहां देखेंगे कि इज एम आर में से कौन सा यहां सुटेबल होगा। तो कौन सा सुटेबल होगा, क्योंकि ए लेटर है और ए लेटर सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के साथ कभी भी इज का यूज किया जाता है, तो यहां इज का मैंने यूज किया, कोई दिक्कत नहीं, इसका मैंने यूज किया। इसके बाद बिंग तो सबके साथ लगाने हैं, तो बिंग सबके साथ लगाने हैं, तो बिंग का मैंने यूज कर दिया। फिर यहाँ V3 का प्रयोग करना है, तो यहाँ वर्ब क्या है, रीड है, रीडिंग है। तो रीडिंग में आप देख रहे हैं कि रीडिंग यानी V4 में दिया हुआ है, और मुझको करना है V3 के रूप में, क्योंकि आपके वॉइस के स्ट्रक्चर में ही V3 का यूज किया गया है। तो हम V3 करेंगे, तो रीड का V3 रीड ही होता है, यहाँ रीड कर दिए। उसके बाद स्ट्रक्चर में बाई है, तो मैंने बाई लिख दिया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को यानी कि जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ रूल पहले भी दिखाया था, इसका चेंजिंग बताया था। यू का ऑब्जेक्ट यहाँ यू ही होता है, जिसको मैंने पहले लिखाया था, उसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे निश्चित रूप से। तो यहाँ यू हो गया, देखिए कितना आसानी से चेंज हुआ अफर्मेटिव। इसी को अगर नेगेटिव में बदलना हो, तो नेगेटिव में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ जैसे ही नेगेटिव में इसको बदलेंगे, तो नेगेटिव में बदलने के लिए आपको सीधा सा बस फार्मूला, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है कि सबसे पहले आप यहाँ सब्जेक्ट का यूज करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसको यूज करेंगे।
यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे जैसे बनाना था। उसके बाद आप एक्चुअली वर्ब में इज एम आर का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ निगेटिव की बात है तो नट का यूज तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि निगेटिव में नकारात्मक होगा और नकारात्मक में यानी कि नट का यूज करेंगे। उसके बाद आपका बीइंग है तो बीइंग का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर में ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है, यहाँ बीइंग का यूज करेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ V3 है तो V3 का यूज करेंगे। उसके बाद बाई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज आप करेंगे। जैसे है वैसे लिख दिए, इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम देते हैं एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल में, कि एक्टिव वॉइस अगर होगा एग्जाम्पल में तो पैसिव में कैसे बदलेंगे, जैसे यू आर नॉट डूइंग इट वर्क। बस सेंटेंस क्रिएट आपको करना है। यहाँ जैसे मैं अपने से कर रहा हूं वैसे आप अपने से कर सकते हैं। जितना ज़्यादा ज़्यादा सेंटेंस क्रिएट करेंगे, आप टेंस को कंप्लीट करेंगे, आपको वॉइस समझने में और वॉइस को एक्सरसाइज करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। यह मुझे पूरा विश्वास के साथ आपको कहना पड़ रहा है। तो यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट हम देखेंगे यहाँ ईट वर्क है। इस ईट वर्क को हम ला के जैसे पैसे में चेंज करेंगे तो ईट वर्क को ला के हम सब्जेक्ट बना लेंगे। ईट वर्क को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, देख रहे हैं, ईट वर्क को मैंने सब्जेक्ट बनाया। इस सब्जेक्ट के बाद आप देखेंगे कि एक्चुअली वर्ब का यूज इज में से एक करना होगा। तो ईट वर्क ये भी सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ कभी भी इज का यूज किया जाता है। तो यहाँ इज का यूज मैंने किया जैसे है स्ट्रक्चर के हिसाब से। उसके बाद स्ट्रक्चर में नट का यूज किया गया है तो नट का मैंने यूज किया। इसके बाद बीइंग का यूज है तो मैंने बीइंग लिख दिया। उसके बाद V3 है तो V3 यानी डूइंग जो दिया गया है वर्ब, इस वर्ब को जब हम V3 में बदलेंगे तो डू का, जैसे इसके पहले भी मैंने बताया था, तो डू का तीसरा रूप डॉन हो जाता है तो मैंने डॉन लिख दिया। फिर इसके बाद बाई है तो बाई को मैंने लिखा। इसके बाद ऑब्जेक्ट है यानी कि जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यूज ऑब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, यू हो जाता है। यू का यू रह जाता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसमें आप देख रहे हैं कितना आसानी से, इसमें मैंने अपने से कुछ नहीं किया, बस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, आप अपने आप स्ट्रक्चर के हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि बहुत आसान है। मुझे तो लगता है इंग्लिश इतना आसान दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है, इसलिए आप इसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसी को अगर हम यहाँ इंट्रोगेटिव के रूप में अगर देखते हैं तो इंट्रोगेटिव में जब पाएंगे तो इंट्रोगेटिव के जो आपके फंडा होंगे, इंट्रोगेटिव के जो रूल होंगे, स्ट्रक्चर होंगे, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से भी कुछ चेंजिंग नहीं करना है। बस इतना ही चेंजिंग करना है कि आपको जैसे यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को लिखाया गया है, इस स्ट्रक्चर में चेंजिंग थोड़ा सा करना है, बाकी सब ज्यों के त्यों रहेंगे। सबसे पहले यहाँ इंट्रोगेटिव में जब आप देखेंगे इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में आपका क्या मिलेगा कि सबसे पहले एक्चुअली वर्ब का यूज करेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद जैसे इसमें बीइंग का यूज था तो बीइंग का यूज करेंगे। उसके बाद आपका V3 होगा, उसके बाद वाई होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। और फिर आपने देखा यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में आप नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का यूज नेसेसरी रूप से करेंगे। और इस पे जैसे सेंटेंस हम एक्टिव में देते हैं, एक्टिव में जब सेंटेंस देंगे तो आपका क्या होगा, जैसे अगर हम देते हैं कि आर यू ब्रिंगिंग बुक, आर यू ब्रिंगिंग बुक्स, मतलब तो समझ रहे हैं, आर यू ब्रिंगिंग बुक्स, क्या आप पुस्तक ला रहे हैं। तो क्या आप पुस्तक ला रहे हैं, जैसे इसको हम पैसे में चेंज करेंगे तो पैसे में चेंज करने के लिए आपको सीधा सा एक्चुअली वर्ब का यूज करना होगा। और एक्चुअली वर्ब हम उसी आधार पर रखेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ सब्जेक्ट क्या बनने वाला है, तो बुक्स है और बुक्स जो है प्लूरल है और प्लूरल के साथ आर का यूज करेंगे तो यहाँ आर का मैंने यूज किया जैसे है मैंने किया। इसके बाद सब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट हम क्या रखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट बुक्स है तो उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे बुक्स के रूप में। इसके बाद बीइंग है तो मैंने बीइंग को यहाँ नोट कर दिया। फिर यहाँ V3 है तो ब्रिंग जो होता है, ब्रिंग वर्ब है और ब्रिंग का यहाँ V4 दिया गया, ब्रिंगिंग दिया गया है, तो इसी का जब हम V3 करेंगे तो आपका ब्राउट हो जाता है, यानी ब्राउट के रूप में आप V3 में प्रयोग कर दिए। इसके बाद बाई है तो मैंने बाई को यहां नोट कर दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के रूप में आप देखेंगे कि यू सब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यू रखेंगे। उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स है। देखिए ना कितना आसानी से हुआ, इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। इसी तरह से इसका अगर हम इंट्रोनेगेटिव का प्रयोग करते हैं तो इंट्रोनेगेटिव में देखेंगे कि वह इंट्रोनेगेटिव में भी वही काम करना है आपको जो यहां आपने किया। इंट्रोनेगेटिव
बस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे ही आप, इज एम आर का आप यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद आप यहाँ इंट्रू के साथ निगेटिव भी है तो निगेटिव या नकारात्मक नट का यूज करेंगे, और बिंग है तो बिंग को तो लिखेंगे ही। इसके बाद आपका V3 है तो V3, उसके बाद बाई है तो बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स है तो इसको आप लिखेंगे निश्चित रूप से। और इस तरह से आप पाएंगे यहाँ अगर कोई सेंटेंस आपको यहाँ दिया जाता है, इस सेंटेंस के आधार पर अगर आप यहाँ वर्णन करते हैं, आप सेंटेंस अपने से क्रिएट कर सकते हैं। टेंस अगर समझ रहे हैं तो सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। आप जितना ही सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे उतना ही आपका इंग्लिश स्ट्रांग होते जाएगा, क्योंकि टेंस को आप कंप्लीट बनाए रखें। और साथ साथ आप ऐसा करें कि सेंटेंस को कंप्लीट के साथ साथ आप वॉइस को भी देखते रहें। 2 बार 3 बार देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी हो जाएगा। तो इस तरह इसका एग्जाम्पल देते हैं एक्टिव के रूप में। एक्टिव में आपका एग्जाम्पल होता है कि एम आई नॉट प्लेइंग ए बॉल। देखिए ऐसे एम आई नॉट प्लेइंग ए बॉल, जैसे मैंने यहां दिया एम आई नॉट प्लेइंग ए बॉल, तो इसको जैसे हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले एक्सुअली वर्ब का हम यूज करेंगे, लेकिन देखेंगे सब्जेक्ट क्या होने वाला है, तो ए बॉल होने वाला है। तो ए बॉल यानी सिंगुलर है तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। यहां इज का प्रयोग मैंने किया पैसिव बनाने के क्रम में, इज का प्रयोग मैंने किया। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में आप देखेंगे ए बॉल आपका आ गया, ए बॉल। इसके बाद आप नट का यूज करेंगे जैसे स्ट्रक्चर में, तो नट का यूज किया गया। इसके बाद आप यहां देखेंगे बिंग, तो बिंग का यूज आप करेंगे। फिर आप देखेंगे V3, तो यहां प्लेइंग वर्ब है यानी प्ले वर्ब है, इसका V4 बनाया गया है, तो इसका जैसे ही हम V3 करेंगे तो प्लेड हो जाएगा। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्लेड हो गया तो बाई लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आप देखेंगे कि आई सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट के रूप में मी होता है, और लास्ट में जब कुछ नहीं बचता है तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ कि यहाँ प्रेजेंट टेंस के दूसरे जो रूल है, इस दूसरे रूल को कैसे मैंने एक्टिव से पैसिव में चेंज किया। अगर हम इसके तीसरे रूल को देखते हैं तो प्रेजेंट टेंस हमारा समाप्त हो जाता है। तीसरे रूल जैसे ही देखेंगे तो प्रेजेंट टेंस ही समाप्त हो जाता है। इस तीसरे रूल को भी देख लीजिए। तीसरे रूल में क्या है कि तीसरे रूल में जैसे है आपका कि सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अफर्मेटिव में अगर आप लिखते हैं अफर्मेटिव में, तो अफर्मेटिव में सबसे पहले आप सब्जेक्ट को तो लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, हैव ओब्लिक हैज का यूज करेंगे। ठीक है, हैव ओब्लिक हैज का यूज करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, हैव ओब्लिक हैज के बाद आप बीन का यूज करेंगे। उसके बाद आप V3 का यूज करेंगे। उसके बाद बाई का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद जो कहते हैं वो रहेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि जब इसका सेंटेंस दिया गया हो, सेंटेंस आप अपने से भी क्रिएट कर सकते हैं कि जो आपने पढ़ा था टेंस में कि पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का टेंस होता है यानी कि यही चौथा यानी तीसरा रूल जो होता है, या 3 रूल में यानी तीसरा रूल जो है, या पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों को मिलाकर एक रूल बना दिया जाता है, इसलिए घट जाता है और इसमें 3 बच जाता है। क्योंकि उसी तरह पास्ट में भी वही होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों टेंस इसी में है, इसलिए 2 मिलाकर 1 बन गया है। तो ये आपका 3 ही रूल हुआ। तो इस तरह जैसे अगर एग्जांपल में हम देते हैं आपको कि यू हैव, यहां एक्टिव में दिए यू हैव किल्ड ए स्नेक, देख रहे हैं, यू हैव किल्ड ए स्नेक। तो ए स्नेक यानी कि एक सांप को आपने मारा, या एक सांप को आप मार चुके हैं, है ना, या एक सांप को आपने मारा है। तो यहाँ पे जैसे पैसिव में बदलेंगे, तो पैसिव में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, ए स्नेक को आप पहले लाएंगे, ए स्नेक को पहले लाएंगे। और ए स्नेक आया तो हम देखेंगे ए स्नेक क्या है, सिंगुलर पर्सन में है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ हैव और हैज में से आपका क्या होगा, तो हैज का यूज करेंगे। प्लूरल जो होगा उसके साथ हैव का यूज करेंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर में बीन है तो हम बीन का यूज कर दिए। उसके बाद V3 है तो किल्ड तो V3 है ही, तो इसको किल्ड को मैंने किल्ड में ही रहने दिया। इसके बाद बाई है तो बाई को मैंने लिखा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ जो यू है, यू को ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो यू का ऑब्जेक्ट यू रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ठीक इसी तरह से अगर आप इसका निगेटिव बनाते हैं तो आपको
ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ सीधे लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव ओब्लिक हैज प्लस नॉट का यूज कर देंगे, नॉट इसमें बढ़ा लेंगे, प्लस यहाँ बीन का तो यूज करेंगे, उसके बाद आपका V3 हो जाएगा, उसके बाद आपका बाई हो जाएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे अगर सेंटेंस क्रिएट करते हैं कि वी हैव नॉट सोल्ड थिंग्स, मैंने लिखा यहाँ वी हैव नॉट सोल्ड थिंग्स, यानी हम लोगों ने सामान को नहीं बेचा, हम लोगों ने सामान को नहीं बेचा है। तो इस तरह से यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट में थिंग्स आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जो थिंग्स है इसको हम सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो जैसे हम पैसिव में बदलेंगे इसको, तो पैसिव में बदलेंगे क्योंकि एक्टिव में है, तो एक्टिव में है, पैसिव में बदलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, थिंग्स को मैं पहले लिखूंगा। थिंग्स यानी ये प्लुरल हो गया, थिंग यानी वस्तु और थिंग्स यानी वस्तुएं, तो यहाँ प्लुरल हो गया। इस प्लुरल के साथ हम हैव का यूज करेंगे और हैव का यूज होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर में नट है तो नट का यूज करेंगे, उसके बाद बीन है तो बीन को हम लिखेंगे, उसके बाद V3 है तो सोल्ड, तो V3 खुदे है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, सोल्ड का सोल्डे रह गया। इसके बाद आपका बाई है तो बाई का यूज किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के जगह पे देखेंगे कि वी जो सब्जेक्ट है इसका जैसे ही ऑब्जेक्ट बदलेंगे तो वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, तो अस हो जाता है। बस आपका यह पैसिव कंप्लीट हो गया निगेटिव का। इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव का अगर देखते हैं तो इंट्रोगेटिव के लिए बस स्ट्रक्चर में आपका जो एक्सक्लूसिव वर्ब है, इस एक्सक्लूसिव वर्ब को पहले ला लेना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो एक्सक्लूसिव वर्ब को जब पहले लाएंगे आप तो यहां लिखेंगे कि हाँ, तो इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ जैसे कि इंट्रोगेटिव रूल में, तो इंट्रोगेटिव रूल में आपको कैसे मिलेगा कि इंट्रोगेटिव रूल में यहाँ इंट्रोगेटिव सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में आपका एक्सक्लूसिव वर्ब पहले होना चाहिए। तो एक्सक्लूसिव वर्ब में जैसे आपका हैव ओब्लिक हैज हो जाएगा, हैव ओब्लिक हैज, उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, इसके बाद आप यहाँ सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज करेंगे, इसके बाद आप V3 का यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ V3 के बाद बाई का यूज करेंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव आपका वॉइस है, तो यहाँ नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का यूज लास्ट में करना आपको नेसेसरी होगा। तो फिर यहाँ हम इसको कैसे, इस पर एक उदाहरण देते हैं एक्टिव में। एक्टिव में यदि एक एग्जाम्पल देते हैं कि हैज शी राइट्स, यहाँ हैज सी रिटेन ए लेटर करते हैं और नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हैव और हैज में से एक को हम यहाँ चुनेंगे कि हैव या हैज लगेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या आने वाला है, तो ए लेटर आने वाला है, और ए लेटर जो होगा सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर के साथ आप यहाँ पैसिव में क्या करेंगे कि हैज का यूज करेंगे, क्योंकि हैज जो होगा सिंगुलर के साथ लगेगा। हैज उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में ए लेटर हो गया आपका। इसके बाद आपका क्या होगा, हैव हैज के बाद बीन का यूज करेंगे, तो यहाँ बीन हो गया, और बीन के बाद आपका V3 होना चाहिए। तो रिटेन जो है आपका ऑलरेडी V3 है ही, तो यहाँ रिटेन का रिटेन कर लेंगे। और रिटेन के बाद क्या होगा, बाई है तो बाई का यूज करेंगे, और लास्ट में एट लास्ट आपका सी जो है, सी के ऑब्जेक्ट जो होंगे वह क्या हो जाएंगे, हर हो जाएंगे। और सेंटेंस के लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का यूज करना है, तो आपको करना है, बस सीधी सी बात है। इसके बाद इसके लास्ट में हम देखते हैं, सबसे लास्ट जो इसका होता है जिसको हम कहेंगे इंट्रोनेगेटिव। तो इंट्रोनेगेटिव में आपको क्या मिलेगा, इंट्रोनेगेटिव में आपका होगा, इंट्रोनेगेटिव में यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, अर्थात यहाँ इंट्रोनेगेटिव यानी इंट्रोगेटिव के साथ साथ आपका निगेटिव भी यूज होगा, जिसमें आप यहाँ स्ट्रक्चर के रूप में देख सकते हैं कि सबसे पहले हैव, उसके बाद यहाँ हैव के बाद हैज का यूज करेंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, उसके बाद निगेटिव भी इसमें जुड़ा है, तो निगेटिव जुड़ा है तो यहाँ नट का यूज करेंगे, उसके बाद आपका बीन होगा, और बीन के बाद फिर आपका V3, क्योंकि वॉइस में आपका V3 होना नेसेसरी है, और इसके बाद आपका बाई होगा, नेक्स्ट में आपका ऑब्जेक्ट होगा, और सबसे लास्ट में यदि आपका नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स होगा। कारण है कि नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स, क्योंकि इंट्रोगेटिव जुड़ा है तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स यहाँ पे यूज करेंगे। इस तरह से इसका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक्टिव के रूप में, तो एक्टिव में यदि आपका एग्जाम्पल होता है कि अगर हम देते हैं कि हैव वी नॉट किल्ड ए स्नेक देते हैं, तो यहाँ पे हम
और सेंटेंस के लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का सिंबल देते हैं, तो यहाँ देखेंगे कि हैव यू नॉट किल्ड ए स्नेक, तो यहाँ स्नेक जो है सब्जेक्ट के रूप में जब हम यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में यूज करने के पहले हैव और हैज को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे और देखेंगे कि ए स्नेक जो है यहाँ सिंगुलर नंबर के साथ है, और सिंगुलर नंबर के साथ आप सीधी सी बात जानते हैं कि हैज का यूज होता है, क्योंकि आप पैसिव जैसे ही इसको चेंज करेंगे पैसिव में तो यहाँ हैज का यूज करेंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट ए स्नेक होने जा रहा है। तो हैज ए स्नेक का जब यूज करेंगे हैज ए स्नेक, तो इसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर जैसे है आप बस उससे लिखते चलेंगे, आपको अपने मन से कुछ नहीं करने हैं। तो यहाँ हैव हैज में से आपका हैज हो गया, सब्जेक्ट के रूप में स्नेक का आपने यूज किया, फिर नट जो है स्ट्रक्चर में नट का आपने यूज किया। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ बीन का यूज करना है तो बीन का आपने यूज किया, और इसके बाद देखेंगे कि भी3 का यूज करना है तो भी3 जैसे किल्ड है तो किल्ड तो ऑलरेडी आपका भी3 है ही, तो किल्ड हो गया। फिर आप यहाँ बाई का यूज करेंगे, बाई लिखे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आप देखेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में जैसे वी का ऑब्जेक्ट मैंने बताया था कि वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, तो मैंने यहाँ अस लिख दिया और सेंटेंस के लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का मैंने सिंबल दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस जो है, इस प्रेजेंट टेंस के आपके जो 3 प्रकार हुए या तीनों प्रकार का मैंने इन अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड ऑल्सो इंट्रोनिगेटिव अलग अलग ढंग से मैंने सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। यदि आपको इसके बावजूद भी किसी तरह की समस्याएं समझ में आती है तो आप निश्चिंत होकर मेरे कमेंट बॉक्स में निश्चित कमेंट करें, और यदि आपको इससे काफ़ी सहूलियत महसूस होती है तो आप निश्चित रूप से आप अपने साथ साथ अपने मित्र बंधुओं को भी या अपने अनुज को भी या अपने साथ रहने वाले अपने किसी भी विद्यार्थियों को सहयोग देते हुए इसे शेयर करने का काम निश्चित करें। तो आज का हम लोगों का सीरीज यहीं पे हम समाप्त करते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले सीरीज में। अगले तक आप सभी को एक बार फिर से गुड बाय।